आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन लेके आए अपन माइंड मैप सीरीज में। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है कि मिसिंग है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली ऐसा हो सकता है कि आईयूपीएससी को यूज करते हुए यहाँ से कॉमन नेम देगा, वो आपको ओनली कॉमन नेम देगा और आईयूपीएससी नेम पूछ लेगा। जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है वो देखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में काफी सारी रिएक्शंस है जो 12th में है और उन्होंने एनसीईआरटी में ओनली ये दे रखा है कि रेफर 11th एनसीईआरटी, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ बेस का फॉर्म होता है 1 डिग्री एमाइन के साथ अगर एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास सिर्फ बेस बनता है। क्लियर है? तो मैंने बोला कि NH2Z वाली रिएक्शन होती है, तो NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है। कौन सा NH2 पार्ट लेगा, मतलब कौन से NH2 से अपन H2O रिमूव करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन लेके आए अपन माइंड मैप सीरीज में। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है कि मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो अपन एमाइंस के साथ में लेंगे, ठीक है। और जो भी उसके टेस्ट वगैरह है वो भी सब अपन एमाइंस के साथ में लेने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चाहे अपन मेंस का चाहे एडवांस का, तो उसके लिए अगर सबसे ज्यादा वेटेज का कोई चैप्टर है तो वो हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहां से बहुत ज्यादा रिएक्शंस आती है, इसमें हमारे पास काफी सारी नेम रिएक्शंस भी है, इसलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको सारी चीजें बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करवाने वाला हूं और जो जो मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहते हैं जहां से आप डायरेक्टली चाहे मेंस के क्वेश्चन हो चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो वो बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपने एक बार अगर पढ़ा हुआ है तो आप इस माइंड मैप से सारी चीजें डेप्थ में पढ़ पाओगे, सारी चीजें डेप्थ में पढ़ पाओगे अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं सारी मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन। और साथ ही साथ में अगर चाहो तो आप इसी लेक्चर से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी है क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर एक दो मैकेनिज्म आपको मिलेंगी तो पूरी मैकेनिज्म वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि वो समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। कि क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको एल्कोहल फिनोल ईथर में भी किया था, कि एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनके आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, तो वही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के भी लेके आया हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली ऐसा हो सकता है कि आईयूपीएससी को यूज करते हुए यहां से कॉमन नेम देगा, वो आपको ओनली कॉमन नेम देगा और आईयूपीएससी नेम पूछ लेगा, तो आपको कॉमन नेम की स्ट्रक्चर सबको आनी चाहिए जो एनसीईआरटी में दे रखी है। तो यहाँ पर वेनिलिन सैलिसल्डिहाइड ये पता रहता है, सिनेमेल्डिहाइड और सिनेमिक एसिड भी पता होता है। ये हमारे पास पर्किंग रिएक्शन का प्रोडक्ट है अगर आपको याद हो तो। क्लियर है? ये हमारे पास आरटीआर रिएक्शन का है, रेमेटिवान रिएक्शन। और यहाँ पर अगर देखें एसिटोफिनोन प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन वर्ड तब लगता है जब बेंजीन के साथ कीटो ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो, है ना। यहाँ पर भी देखो फिनोन, यहाँ पर भी फिनोन, तो बेंजीन के साथ अगर सीओ ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली हमारे पास क्या लग जाएगा, फिनोन। अब 3 कार्बन है तो प्रोपियो, 2 कार्बन है तो एसिड, और यहाँ पर एक बेंजीन है तो क्या हो गया, बेंजोफिनोन। ये हमारे पास ओम्स गैप वाले दे रखे हैं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेनिक, एडिपिक और फीमेलिक वाला नहीं दे रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इसका आपको कॉमन नेम देके आईयूपीएससी नेम पूछ लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। ट्राई कार्बोलिक कार्बेलाइलिक एसिड या फिर कार्बेलाइलिक एसिड जो है, इसका आईयूपीएससी नेम पूछा जा सकता है। तो 3 कार्बन लेंगे आप स्ट्रेट चेन में और तीनों कार्बन पर एक एक सीओएच लगा देंगे। क्लियर है? ये हमारे पास होता है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स पर। तो प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहले अपन कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे, किस किस के, एल्डिहाइड और कीटोन के, जिन मेथड से अपन एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर फ्रॉम जेम डाइहेलाइड। तो जेम डाइहेलाइड से अगर अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। अगर जिस कार्बन पर 2 हैलाइड है उस पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसके हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड मिल जाएगा, और अगर उसके साथ कीटोन है तो हमारे पास, मतलब सॉरी, उसके साथ अगर आर है तो कीटोन मिल जाएगा। यानी कि अगर जेम डाइएल्डिहाइड 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री है तो कीटोन। ये हमारे पास 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल। तो फ्रॉम एल्कोहल से अपन ऑक्सीडेशन से करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड सारे अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्डिहाइड है, सॉरी 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास यहां पर मान लीजिए 2 डिग्री एल्कोहल हो तो 2 डिग्री एल्कोहल के केस में हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो भी अपन को यहां पर, अब इस वाले केस में ओनली कीटोन मिलेगा। क्लियर है? तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एल्डिहाइड या कीटोन, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो उससे कीटोन मिलता है। क्लियर है?
फ्रॉम आता है एल्कीन, एल्कीन में हमारे पास आता है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस में। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं यहां पर, तो बाकी अपन ने एल्कीन में पढ़ा हुआ है, और आप चाहे मेंस के लिए प्रिपरेशन कर लो, चाहे एडवांस के लिए, चाहे इवन 12th बोर्ड के लिए भी, तो भी आपको हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, वो देखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में काफी सारी रिएक्शंस है जो 12th में है, और उन्होंने एनसीईआरटी में ओनली ये दे रखा है कि रेफर 11th एनसीईआरटी, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आना चाहिए। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पर आर डैश दे रखा है, और यहाँ पर अगर हमारे पास O3 दे रखा है, क्या दे रखा है O3, ये ओजोनलिसिस हो गया। और उसके बाद आ गया रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराते हैं अपन, Zn के साथ H2O दिया होता है, या फिर Me2S के साथ में H2O दिया होता है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करके हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस आर सी डबल बॉन्ड OH, आर डैश आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये दोनों एल्डिहाइड मिले, यहाँ पर अगर H की जगह R आ गया तो कीटोन मिल जाएगा। क्लियर है, सिंपल, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमारे पास ऑक्सीजन लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम एल्काइंस, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है। एल्काइंस में हमारे पास दो आएंगे, एक ये, किससे नेक्स्ट, ये तो हाइड्रोबोरेशन वाला है, सिंपल सा। हाइड्रोबोरेशन में अगर ध्यान हो आपको, तो जब अपन एल्कीन में करते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि सिन एडिशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिन एडिशन, क्योंकि जब आप यहां पर रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर हमारे पास जब एल्कीन बनाओगे, एल्कीन कब बनता है हमारे पास, एल्काइन से, कि यहां पर हमारे पास ये अगर एल्कीन होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये हाइड्रोबोरेशन अपन एल्कीन के साथ करवाते तो जो एल्कीन वाला डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में आता है, ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। यहां पर भी वही सेम काम हो रहा है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके, यहां पर अब देखिए हमारे पास यहां दो पाई थे, एक ही पाई बचा है यहां पर, क्लियर है, तो बॉन्ड ब्रेक होके H जुड़ गया है। अब ये जो एडिशन होता है यहां पर हमारे पास सिन एडिशन होता है। इसका फायदा क्या है कि अगर यहां पर ये तो H2O2 के साथ OH माइनस दे रखा है, बट अगर यहीं पर मैं मान लीजिए एसिड ऐड करता हूं CH3COOH H प्लस, तो यहां पर जो हमारे पास है वो सिस एल्कीन बनता है, अगर वो GI शो करेगा तो, अगर वो GI शो करेगा तो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगर अपन H2O2 OH- करवाएंगे तो सिंपल OH जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव होता है, टोटोमेरिज के थ्रू एल्डिहाइड। जरूरी नहीं कि हमेशा एल्डिहाइड बने, ध्यान रखिएगा, कीटोन भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि इस कार्बन, ये अगर टर्मिनल एल्काइन है, एल्काइन अगर टर्मिनल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर एल्काइन टर्मिनल नहीं है तो हमारे पास कीटोन मिलेगा। क्लियर है, यहां पर भी हमारे पास क्या दे रखा है, टर्मिनल एल्काइन दे रखा है, इसलिए ये एल्डिहाइड है। अगर यहीं पर H की जगह R आ गया तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर लिख सकते हो आप कि अगर टर्मिनल एल्काइन अगर दिया हुआ है तो हमारे पास मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर टर्मिनल एल्काइन नहीं है, हमारे पास इंटरनल एल्काइन है, तो उस वाले केस में हमारे पास मिलेगा कीटोन हाइड्रोबोरेशन से। क्लियर है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो ये हमारे पास कुछ और रिएक्शन बोलते हैं हमारे पास इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहां पर जो रिएजेंट यूज होता है HCSO4 के साथ डाइल्यूट एसिड दिया जाता है, डाइल्यूट H2SO4 दे सकता है, या Hg2+ और साथ में H+ दे दिया। क्लियर है, इसका काम क्या होता है, हमारे पास एडिशन ऑफ H2 होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको H2O ऐड करना है विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है। क्लियर है, यहां पर सभी एल्काइन से हमारे पास कीटोन ही मिलेगा, ओनली एक ही एल्डिहाइड, ओनली एक ही हमारे पास एल्काइन है जिससे यहां पर क्या मिल सकता है, एल्डिहाइड, और वो है इथाइन। इथाइन या एसिटाइलिन है, उससे ही ओनली हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पर एल्डिहाइड मिलता है। उसके अलावा RC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर ये है हमारे पास, और यहां पर रिएक्शन कराए अपन Hg2+ और साथ में मान लीजिए डाइल्यूट H+ दे दिया है, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, RC, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3, सिंपल H2 ऐड करोगे हमारे पास, तो उसके बाद टोटोमेरिज्म के थ्रू हमें कीटोन मिल जाएगा। क्लियर है, बाकी एसिटिलीन के केस में हमारे पास क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम या बेरियम, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके सॉल्ट जो है हमारे पास, उसके ड्राई डिस्टिलेशन से। तो ड्राई डिस्टिलेशन जब आप करवाओगे हमारे पास, तो CaCO3 अगर कैल्शियम का सॉल्ट है, अगर बेरियम का सॉल्ट है हमारे पास, तो BaCO3 रिमूव हो जाएगा। तो बस ये रिमूव करके उसके बाद जो भी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम का या बेरियम का एसिटेट सॉल्ट दे रखा है, एसिटेट का सॉल्ट है ये, तो यहाँ से CaCO3 रिमूव किया और बाकी हमारे पास CH3CO बन गया। क्लियर है, से अगर यहां पर मान लीजिए अलग अलग रहेंगे तो वहां से भी प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको CaCO3 या BaCO3 निकालना है। क्लियर है,
सेम चीज हमारे पास आती है, बट यहां आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं हमारे पास। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दिया जाए, ये प्रॉपर कंडीशन है, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन, कि MnO मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो यहां से CO2 और H2 रिमूव होगा। तो किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से CO2 और दूसरे से एक OH और H रिमूव हो जाएगा। यहां से भी आप CO2 रिमूव कर सकते थे, और उसके बाद जो भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप बचेगा वो हमारे पास यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। CH3C, ये हमारे पास CO2, इधर से भी CO2 निकाल सकते थे, और H2O। तो आपको CO2 और H2O रिमूव करना है, उसके बाद अपने आप से कार्बोनिल ग्रुप बच जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्टीफन रिडक्शन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास अब वो मेथड है जिससे कि अपन ओनली क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। ये हमारे पास ओनली फॉर एल्डिहाइड है। तो इसको मैं इधर करता हूं, हमारे पास ये आ जाइए। अब आता है हमारे पास प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है। तो अगर ये अभी तक अपन ने जो पढ़े थे कॉमन मेथड्स पढ़े थे, यानी कि जिससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। बट अब जो अपन मेथड पढ़ने वाले हैं वो मेथड पढ़ेंगे जिनसे ओनली एल्डिहाइड बनता है। तो ओनली एल्डिहाइड में हमारे पास बहुत ही फेमस रिएक्शन है, मेन से एडवांस सभी में एक से ज्यादा बार आई हुई है, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास कि टोलुइन की रिएक्शन अपन करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ करवाते हैं CH2 के प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, और देन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा। बेंजेल्डिहाइड ही बनता है। अगर यहां पर मान लीजिए मैं कुछ NO2 वगैरह कुछ और लगा देता हूं तो वहां पर कुछ अटैक नहीं होगा, सिर्फ आपको CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देना है। प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट ज्यादा यहां पर इसका इंटरमीडिएट भी होता है। तो इसका जो इंटरमीडिएट होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक H कॉमन रहेगा, मतलब आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। याद रखने के लिए बता रहा हूं कि ये CrO2Cl2 है। देखो यहां पर और लास्ट वाले प्रोडक्ट में कार्बन के साथ एक H कॉमन है, यहां पर भी कार्बन के साथ 3 H जिनमें से एक H कॉमन यहां पर भी आ रहा है, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आया है। तो इसका अगर आपको इंटरमीडिएट याद करना हो तो देखिए हमारे पास C और ये आ गया H। अब इसके बाद हमारे पास जो CrO2Cl2 है, इसमें से क्या करिए आप, एक O जो है उसको यहां पर ले आए और एक O के साथ H जोड़ देना है। बस ये एक O इधर आ गया और एक O के साथ क्या कर देना, H, बाकी सेम टू सेम, और इसके दो। क्लियर, ये आ गया। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो अपने पास दो OH आएंगे, दो OH से एक कार्बन पर दो H, तो H2 रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर है। सेम रिएक्शन हमारे पास ये भी है, बट मैं बता देता हूं कि ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है। क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं, और ये हमारे पास एनहाइड्राइड है। तो भी हमारे पास सेम इसी तरह से एनहाइड्राइड का ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट OCOCH3, OCOCH3, OCOCH3 इधर जुड़ जाएगा, और H2O के साथ ये बन जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाली इटार्ड नहीं है, इटार्ड ये है जब क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्राइड, और यहां पर CrO3 ले रहे हैं तो उसको इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टीफन रिडक्शन। ये दो नेम रिडक्शन है, तो ये आपको आने चाहिए, वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं बट आपको पता होना चाहिए कि जब साइनाइड की रिएक्शन अपन नाइट्राइल की रिएक्शन अगर SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, ध्यान रखिएगा स्टेनस क्लोराइड ही होना चाहिए, तो उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है इमाइन, और जब अपन इमाइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अच्छा, ऐसे ये अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसके साथ, हमारे पास DiBLH के साथ कराते हैं साइनाइड की, तो भी हमारे पास क्या मिलता है, एल्डिहाइड है। DiBLH की अगर मैं एस्टर के साथ रिएक्शन कराता हूं तो भी हमारे पास हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड ही मिलेगा। दूसरा हमारे पास नेम रिडक्शन है, वो है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में हमारे पास जो BSO4 है वो एज ए कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, और यहां पर H2 एसिड एलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और अपन को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्लियर है। गैटरमान कोच रिएक्शन, गैटरमान कोच रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन COHCl के साथ करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहां से जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, यहां पर मतलब C प्लस चार्ज, और ये आ गया डबल बॉन्ड O, और यहां पर आता है H, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ जाएगा यहां पर CHO। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम टोलुइन से। अगर मैं टोलुइन से बनाना चाहूं किसके साथ, बाई क्लोरिनेशन, तो टोलुइन से अगर क्लोरिनेशन कराएंगे तो हमारे पास Cl2H एक H जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एक Cl गया, मतलब एक H को एक Cl ने सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद दूसरा जाएगा, देन तीसरा भी जा सकता है। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो एक Cl हटके एक OH, यानी कि यहां पर बेंजाइल एल्कोहल मिलेगा। जब दो Cl रहेंगे तो दो Cl रहेंगे तो दोनों Cl को हटा के OH आएगा, एक कार्बन पर दो H अनस्टेबल, H2 रिमूव होकर क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। क्लियर। अगर हमारे पास तीन आ गए तो तीन वाले केस में हमारे पास तीन Cl की जगह तीन OH आएंगे,
3 OH से हमारे पास H2O रिमूव होगा, तो यहां पर कार्बोक्सिले सॉरी जो बेंजोइक एसिड है उसका हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो अगर आपको बेंजोइक एसिड चाहिए तो एसिडिक मीडियम के साथ COH बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत जरूरी है कि आपको कंडीशन क्या दे रखी है, अगर यहीं पर रिएक्शन में ये दे दिया जाए क्या कि Cl2 के साथ में AlCl3 या Fe वगैरह दे दिया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, देन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको कंडीशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाली ही होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। NBS वगैरह भी दे सकता है वो यहां पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो रिएक्शन। ऑक्सो रिएक्शन हमारे पास एल्कीन की रिएक्शन CO+H2 के साथ कराते हैं। यहां पर BF3 प्रेजेंट होना चाहिए हाई टेम्परेचर पर। क्लियर है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पर मान लीजिए प्रोपीन होता तो प्रोपीन के केस में हमारे पास 2 पर और 1 पर एल्डिहाइड लग जाता, 2 वाला मेजर होता। क्लियर है। मतलब सेकंड कार्बन पर अगर CHO ग्रुप लग रहा है तो। अब आता है हमारे पास, जैसे अपन ने पढ़ा है कि कुछ मेथड्स थे हमारे पास जिनसे अपन ने ओनली क्या बनाया है, एल्डिहाइड। ऐसे हमारे पास कुछ मेथड्स है जिनसे अपन ओनली क्या बनाएंगे, कीटोन, प्रिपरेशन ओनली कीटोन्स। तो जिसमें पहली है फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि एक होता है हमारे पास एसाइलेशन, एक होता है एल्काइलेशन। पहले पढ़ चुके अपन के एसाइलेशन इज बेटर देन एल्काइलेशन, उसके अपने कुछ पॉइंट्स रहते हैं। क्लियर है। तो यहां पर दोनों ही मेथड से अपन क्या बना सकते हैं, फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन सॉरी एसाइलेशन से। अगर एल्काइलेशन करवाओगे हमारे पास तो वहां से तुम्हारे पास एल्काइल बेंजीन मिलेगा, बट जब आप करवाओगे एसाइलेशन तभी हमारे पास क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्लियर है। तो यहां पर एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिड एलाइड हो सकता है, या बेंजोइल क्लोराइड हो सकता है, या बेंजोइल एलाइड हो सकता है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है। दूसरा आता है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल से अगर आपको कराना है तो RCN है। RCN की रिएक्शन अगर आप RMGX के साथ कराते हो, RCN की रिएक्शन अगर आपने RMGX के साथ कराई और यहां पर आपको हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ेगी बाद में, रिएक्शन एक H2 एक RMGX जब रिएक्ट कर लेगा तो यहां पर क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OR मिल जाएगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जब मैं ये कीटोन बना रहा हूं तो RMGX की जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पर जब इसके H2O के साथ जब यहां पर रिएक्शन हो रही है तो कीटोन जब बनेगा उससे पहले ही H2O एंटर कर जाता है रिएक्शन में। क्लियर है। और RMGX की रिएक्शन में अगर एक बार H2O एंटर कर गया तो अब RMGX बाकी जो भी बचा हुआ है वो पूरा का पूरा वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि वाटर के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी, जबकि कीटोन के साथ यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और RMGX की जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होती है कंपेयर टू किसके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। इसीलिए पूरा का पूरा वाटर जो है वो RMGX के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इससे आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो एसिड के एसिड डेरिवेटिव है, चाहे एस्टर के साथ करा लीजिए, चाहे एनाइड्राइड के साथ करा लीजिए, चाहे एसिड एलाइड के साथ करा लीजिए, उनके साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो एक बार कीटोन बनता है और कीटोन के बाद आगे फर्दर रिएक्शन हो जाती है RMGX के साथ और फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है। उसका रीजन यही है क्योंकि जब कीटोन उनके केस में बन रहा है तो वहां पर H2O एंटर नहीं करता है, H2O लास्ट स्टेप में एंटर करता है जब अपन एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो जिन्होंने पॉइंट पढ़ा होगा, जिन्होंने ये चीज पढ़ी होगी, उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर फ्रॉम एसिड एलाइड। तो फ्रॉम एसिड एलाइड से हमारे पास जो आता है कि CdCl2 RMGX की रिएक्शन CdCl2 के साथ कराते हैं तो मेटल एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है हमारे पास, R2CD बन गया। R2CD जो है वही सेम RMGX की तरह ही हमारे पास, ये बस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है या हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पर अटैक करता है और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OR। क्लियर। नेक्स्ट आता है ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। ओपेनोयर ऑक्सीडेशन हमारे पास दे रखा है कि क्या होता है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन करना है तो यहां पर आपके पास जनरली 2 डिग्री अल्कोहल रहता है, तो ऑक्सीडेशन करना है तो आपको लेफ्ट साइड में यहां पर कीटोन लेना पड़ेगा। एसीटोन लिया, एल्यूमिनियम का हमारा ऑक्साइड दे रखा है, मतलब एल्कोक्साइड दे रखा है हमारे पास, तो इसकी जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इस भाई साहब का जो एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो आपने साथ में यहां पर क्या लिया था कीटोन एसीटोन, उसका रिडक्शन हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में। क्लियर है। चलिए अब आता है हमारे पास यहां पर इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो लोअर कार्बोनिल कंपाउंड जो रहते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और 40% सॉल्यूशन जो रहता है फॉर्मेल्डिहाइड का उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन, जिसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 50 से 54 H2O और देन 5 से 6% क्या रहता है MUH। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज शुगर है उसको फॉर्मेमिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेमिंट। ये मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। अब आता है हमारे पास इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो मेन रिएक्शन जो रहती है हमारे पास वो रहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
मेन रिएक्शन कौन सी रहती है हमारे पास, NaR। ये अपन अगर आपको याद हो तो पिछले वाले ही चैप्टर में एल्कोहल फिनोल ईथर में जब अपने RMGX पढ़ा है तो पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम वही रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं है, क्लियर है। तो वहां पर भी अपन RMGX की रिएक्शन पढ़ी हुई है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो स्लो रहता है, इसलिए ये वाला जो स्टेप है हमारे पास RDS है, क्लियर है। यहां पर इंटरमीडिएट बन रहा है, तो अगर ये क्रेल है, कायरल है, तो यहां पर प्लस माइनस बनेगा रेशमी, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारे पास sp2 हाइब्रिड है, क्लियर है। और देन सेकंड स्टेप हमारे पास फास्टर होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, यहां पर अपन प्लस माइनस लिख सकते हैं अगर ये कार्बन कायरल है तो, क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात ये न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर इंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इंड्रेंस ज्यादा रहेगा तो उसको अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। पहला स्टेप RDS है, यानी कि स्टेरिक इंड्रेंस जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को अफेक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट ये कि हमारे पास जो ये ए और बी है इनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस बात पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल फास्टर अटैक करेगा, यानी कि ये दोनों ही फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं। और सिंस ये हमारे पास RDS स्टेप है, तो RDS स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये दोनों ही हमारे पास किस में आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यहां पर अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन में, तो एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल दोनों है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास 2, क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, कौन कौन सा है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी रेट क्या रहेगी हमारे पास, फास्टर रहने वाली है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हिंड्रेंस है वो अफेक्ट करेगा, तो हिंड्रेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। तो ये हमारे पास बता रखा है कि इसके लिए मोर पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल मोर रेट ऑफ रिएक्शन, और स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए बताया स्टेरिक क्राउडिंग मोर देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डिफिकल्ट एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के लिए भी। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट भी कैसे डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर यहां पर देखोगे तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो यहां पर 3 ही हमारे पास कार्बन के साथ जुड़े हुए, बट यहां पर जब जाओगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और ये जो ज्योमेट्री है इसकी ये पास पास आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री आ गया, 120 से 109 डिग्री, तो अगर ये बल्कि हुए तो स्टेबिलिटी भी हमारे पास क्या रहती है, वीक, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, क्लियर है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड आर मोर फास्टर या मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो इसी के बेसिस पर अपन ने कुछ ऑर्डर बनाए हैं, सिंपल सिंपल कि CCl3CH। ध्यान रखिएगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ही बोल रहा हूं मैं, यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I लगा हुआ है CCl3 का, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है CH3CHO लगा लो, यहाँ पर एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हो, क्लियर है। एलिफेटिक एल्डिहाइड के बाद वो एरोमेटिक एल्डिहाइड आएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड पीछे इसलिए है क्योंकि बेंजीन जो है वो रेजोनेंस के थ्रू CHO को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है, साथ ही साथ में बेंजीन जो है तो बल्कि ग्रुप भी हो गया, तो वहां से स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट करता है। देन आएंगे हमारे पास कीटोन। कीटोन में पहले बोथ साइड एलिफेटिक, देन हमारे पास एक साइड एरोमेटिक, देन दोनों साइड एरोमेटिक, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का आ गया। यही सेम चीज अगर आपको याद हो तो मैंने RMGX में भी पढ़ाया हुआ है, क्लियर है, जब मतलब एल्कोहल फिनोल ईथर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिएक्शन, अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है जो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो सारी बात की है, तो अब इसके आएंगे हमारे पास एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहला आता है रिएक्शन विद साइनाइड या HCN। तो साइनाइड या HCN के साथ हमारे पास रिएक्शन करेंगे तो वही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हमारे पास ये प्रोडक्ट बना जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो जब हमारे पास साइनोहाइड्रिन की अगर मैं बात करूं तो साइनोहाइड्रिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, यहां पर हमारे पास वही प्लस माइनस बनेगा। तो साइनोहाइड्रिन की अगर मैं LiLH4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो साइनाइड का रिडक्शन होगा 1 डिग्री एमाइन। यहां पर अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो एमाइड बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अगर मैं इसका स्टीफन रिडक्शन कर देता हूं, ये रहा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है कि हम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं HCN के साथ। अगर मैं इसकी रिएक्शन HCN के साथ करा रहा हूं तो मैं स्लाइटली बेसिक मीडियम रखता हूं थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि जिससे डीप्रोटोनेशन हो जाए और सॉल्यूशन में साइनाइड आयन रहे जो इतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल है कि वो इस पर इजीली अटैक कर पाए। और अगर हमारे पास यहां पर साइनाइड है CN-, तो अपन थोड़ा सा एसिडिक मीडियम रखते हैं जिससे कि इजीली यहां पर अटैक कर पाए। और एसिडिक मीडियम का फायदा यह है कि वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर कभी भी कार्बोनिल कार्बन
का प्रोटोनेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। और अगर कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाई गई, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज की जा रही है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, हमेशा, ऑलवेज। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो है हमारे पास एल्कोहल। तो एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, वो है हमारे पास एसिटल और हेमीएसिटल। हेमीएसिटल क्या होता है हमारे पास कि अगर कार्बन के साथ OH और एक OR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं अपन हेमीएसिटल, और अगर एक बार और फिर से ROH के साथ अटैक करा देंगे तो एसिटल। ये सेम चीज हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स में भी यूज होगा। मैं बोलूंगा बायोमोलिक्यूल्स में जब हमारे पास आएगा कि अगर किसी कंपाउंड के पास, अगर किसी बायोमोलिक्यूल के, मतलब अपन बोले कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के पास क्या है, हेमीएसिटल है, दैट मींस उसके पास सब कुछ प्रेजेंट है। सब कुछ प्रेजेंट है मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, दैट मींस वो फेलिंग को रिड्यूस करेगा, टोलन को रिड्यूस करेगा, वो हमारे पास म्यूटर रोटेशन शो करेगा, सारी चीजें वहां पर होने वाली है। क्लियर है? तो हेमी अभी आगे भी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो ये हेमीएसिटल क्या होता है हमारे पास, OH और OR आता है, और एसिटल क्या होता है, OR-OR। क्लियर है? रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है पूरी पूरी बैकवर्ड रिएक्शन है, यानी कि अगर एसिटल का आपने हाइड्रोलिसिस कराया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वापस से आप यहां पर आ जाओगे। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। एसिटल जो है वो हमारे पास बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एसिटल जो है बेसिक मीडियम इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि जब बेस के साथ अटैक करा रहे हो तो कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। बट हेमीएसिटल जो है वो अनस्टेबल होते हैं। हेमीएसिटल आर मोर रिएक्टिव देन एल्कोहल। हेमीएसिटल क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करके या इधर अटैक करके हमारे पास क्या बना सकता है, वापस बैकवर्ड जा सकता है, फॉरवर्ड जा सकता है। जबकि अपन बात करेंगे एसिटल में, तो एसिटल में बेसिक मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम अपन क्रिएट कर रहे हैं तो वापस से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, जो कि मैंने बता रखा है। और कहां पहुंच जाएंगे अपन, वापस से एल्डिहाइड या जो भी कीटोन या एल्डिहाइड जो बना रखा है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन बता रखी है ये। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद थायोल। सेम ऐसी रिएक्शन हमारे पास, यहाँ पर बस OH की जगह क्या आता है, SH, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, थायोकीटेल, और थायोकीटेल बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है? या थायोएसिटेल बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो सोडियम बाइसल्फाइड वाली रिएक्शन है ये हमारे पास प्योरिफिकेशन के लिए यूज होती है। क्या होती है हमारे पास, प्योरिफिकेशन के लिए, कि अगर आपको प्योरीफाई करना है किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन को प्योरिफिकेशन करना है, या फिर क्या करना है अपन को, मतलब प्योरिफिकेशन करना है कि अगर मान लीजिए आपके पास मिक्सर दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन का, तो वहां से सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके आप उसको प्योरीफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रिएक्टिविटी कम रहती है और ये बाइसल्फाइड एडिशन का क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो सिंपल है, हमारे पास NaHSO3 है तो ये हमारे पास अटैक करेगा। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो SO3 2- अटैक करता है, बट आप इसको भी बोल सकते हो यहाँ पर प्रोटोन ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये O- है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? ये वाली जो रिएक्शन है ओनली कौन देते हैं, मिथाइल कीटोन देते हैं, या फिर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सभी देंगे, मिथाइल कीटोन देते हैं। मिथाइल कीटोन ही क्यों देते हैं, बाकी कीटोन क्यों नहीं देते, क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रिएक्शन विद वाटर में पहले हमारे पास डाई अल्कोहल बनेगा, सॉरी डाई हाइड्रोक्सी बनेगा। क्लियर है? अब ये जेम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास, जेम है। क्लियर है? एक कार्बन पर 2 H अपन हमेशा बोलते आ रहे हैं अनस्टेबल है, बट इसमें भी कुछ केस है, ये पूरी की पूरी रिवर्सिबल रिएक्शन, इवन बैकवर्ड रिएक्शन में ये ज्यादा रहती है। क्लियर है? बट कुछ एक रिएक्शन से हमारे पास कुछ एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जा सकती है जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल हो। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ जेम डाइऑल, क्योंकि 2 OH है हमारे पास। क्लियर है? कौन कौन सा है कि अगर प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, जैसे हमारे पास क्लोरेल है, क्या हो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लोरेल, या क्या CCl3CHO इसमें हो हमारे पास। क्लियर है? या इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो CCl3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, CF3 हो तो और भी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है एंगल स्ट्रेन इन कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ये है तो आपको पता है कि 3 मेंबर रिंग पर अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो sp2 से sp3 आएगा तो भी स्टेबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इजीली। स्टेबिलिटी ऑफ जेम डाइऑल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद NH2Z। इसको ल्यूकार्ट रिएक्शन बोलते हैं। इसकी जो जनरली हमारे पास ये होता है pH 4 to 5 में होता है, मतलब वीकली एसिडिक मीडियम रखते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास NH2Z जो है उसमें से
बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के H2 बाहर निकाल लेना है, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अब जेड क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, जेड एच NH2 R OH NHR, और ये हमारे पास ये चीजें हो सकती है। क्लियर है। ये जो हमारे पास अभी तक अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी थी, जो भी एग्जांपल्स पढ़े थे अपन, चाहे अल्कोहल के साथ लगा लीजिए, चाहे वाटर के साथ लगा लीजिए, चाहे साइनाइड के साथ लगा लीजिए, ये सारे जो हमारे पास थे, चाहे RMGX के साथ लगा दीजिए, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या इनको बोलते हैं SNAE रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एडिशन एलिमिनेशन। पहले क्या होता है, एडिशन होता है, देन एलिमिनेशन होता है। क्लियर है। इसके हमारे पास जो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सिंपल करना है। जो मैंने बताया कि करना क्या है आपको, बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना के H2 रिमूव कर दीजिए और डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास बता रखा है कि अमोनिया के साथ इमाइन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन होगी, तो अगर ये 1 डिग्री एमाइन दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, 1 डिग्री एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन अगर है, तो 1 डिग्री एमाइन के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास सिप बेस। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिप बेस का फॉर्म होता है 1 डिग्री एमाइन के साथ अगर एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास सिप बेस बनता है। क्लियर है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको लिखाऊंगा कि अगर 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है हमारे पास, 2 डिग्री एमाइन के साथ, तो 2 डिग्री एमाइन के साथ अगर रिएक्शन हो रही है NH, 2 डिग्री एमाइन की रिएक्शन हो रही है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, किसके साथ हो रही है, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन 2 डिग्री एमाइन के साथ हो रही है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास इनेमाइन। क्या बनता है, इनेमाइन प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री के साथ सिप बेस, 2 डिग्री के साथ इनेमाइन, और अमोनिया के साथ क्या बनता है हमारे पास, इमाइन। क्लियर है। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ऑक्साइम बनता है हमारे पास। यहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने ऑक्साइम के प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल ये करना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो GISO करेगा नहीं करेगा, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन रोल करेगा, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल जो रहने वाला है वो RC डबल बॉन्ड OH या R इसका रहने वाला है। क्योंकि दूसरी साइड जो बन रहा है हमारे पास, ये नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर और दूसरा क्या है हमारे पास OH, ये हमारे पास ऑक्साइम है। तो ये तो हमेशा ही नाइट्रोजन के पास तो हमेशा ही 2 डिफरेंट वैलेंसीज रहेंगी। जो देखना है आपको, कार्बन को देखना है, अगर जो आपको एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है उसकी अगर कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, दैट मींस जो ऑक्साइम बनेगा वो GISO करेगा, मतलब 2 ऑक्साइम मिलेंगे आपको। क्लियर है, एक से। क्लियर, समझ में आ गई बात। सेम ऐसे हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन है, ये है 2,4-DNP टेस्ट। तो 2,4-DNP टेस्ट होता है हमारे पास, ये सभी के सभी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, आगे अपन बात भी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी कार्बेजाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि किस कौन सा एमाइन है, कौन सा NH2 ग्रुप है जो रिएक्ट करेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सेमी कार्बेजाइड की, किसकी बात करेंगे अपन, सेमी कार्बेजाइड की। तो सेमी कार्बेजाइड होता है हमारे पास NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो मैंने बोला कि NH2Z वाली रिएक्शन होती है, तो NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है, कौन सा NH2 पार्ट लेगा, मतलब कौन से NH2 से अपन H2 रिमूव करेंगे, तो वो NH2 रिएक्ट करेगा, वो NH2 कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो अगर यहां पर बात करोगे तो इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो तो डीलोकलाइज लोन पेयर है, DLP। अगर देखा जाए तो ये एमाइड है, एमाइड के लोन पेयर बहुत ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी या अपन बोले बेसिसिटी बहुत कम होती है। क्लियर है। जबकि हमारे पास ये जो लोन पेयर है ये कौन से हैं, लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर है, तो ये जो है मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये वाले ही अटैक करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट अब आता है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन कार्बोनिल कंपाउंड का अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। यहां से अब मजा आने वाला है आपको बहुत। क्लियर है। हेलोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास एसिडिक और बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। अगर मैं एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं तो हमारे पास सिंपल एक कार्बन जो अल्फा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा एक्स हेलोजन द्वारा, तो उसको हमारे पास अल्फा हेलो कीटोन बन गया। और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो जो फेमस रिएक्शन है कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो हमारे पास होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा प्लस हेलोफॉर्म बनेगा CHX3। क्लियर है। आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म। क्लियर है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं एसिडिक मीडियम की। अच्छा, यहां पर जो रिएक्शन होती है सेम टू सेम उसी तरीके से होती है जैसे टोटोमेरिज में होती है। क्या होती है, टोटोमेरिज में होती है। तो टोटोमेरिज में आपको देखना होता है कि हमारे पास एसिडिक मीडियम में किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनता है। जब मैंने आपको आइसोमेरिज पढ़ाया तो वहां पर ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई है, और बहुत ही ये भी बताया था कि ये वाली चीज वहां पर रिलेट होगी। एसिडिक मीडियम है तो वहां पर इंटरनली
जो हमारे पास हाइड्रोजन रहता है वो रिमूव होता है, वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है, इनॉल उधर की साइड से बनेगा। और जब अपन बेसिक मीडियम रखते हैं तो लेस हिंडेड वाली साइड से हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। वही सेम चीज यहाँ पर भी यूज होगी, सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पर भी जो रिएक्शन होती है इनकी मैकेनिज्म जो होगी वो सेम टोटोमेरिज्म के थ्रू ही होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन एसिडिक मीडियम। यहां पर मैंने पूरी मैकेनिज्म दी हुई है और इसका देने का रीजन है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस आई थिंक 2013 में यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास रिएक्शन हो रही है, तो पहली मैकेनिज्म जो हमारे पास है एसिड बेस इनॉल बन गया। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्स है, वो किस पर अटैक कर रहा है, यहां पर इस एक्स, ये जो एल्कीन है ये अटैक करेगा। क्लियर है? तो ये जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगी उतना इजीली अटैक होगा। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियोफिलिक उधर ज्यादा होगा हमारे पास जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए जो एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में जो हेलोजिनेशन होगा वो इंटरनली साइड से होगा, मतलब इंटरनल जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगा पहले। तो यहां पर रिएक्शन हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डाई हेलोजिनेशन तब तक नहीं होगा जब तक इसके सभी मॉलिक्यूल्स क्या ना कर ले, एक एक बार रिएक्ट ना कर ले, मतलब सबके सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन ना बन जाए। अब ये जो मैं टर्म बोल रहा हूं ये उन बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने पहले लेक्चर देखा हुआ है, जिन्होंने चैप्टर पहले पढ़ा कहीं से भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से पढ़ा है तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट आपने अगर ये चीज पहले से पढ़ी हुई है तो आपको बहुत इजीली चीज समझ में आ रही होंगी। क्या बोल रहा हूं मैं? डाई हेलोजिनेशन तभी होगा जब सभी मॉलिक्यूल्स में मोनो हेलोजिनेशन हो जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे ही मोनो हेलोजिनेशन हुआ तो यहां पर एक्स लग गया, एक्स का माइनस आई इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से अब इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा, इसका जो इनोल बनेगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इसका जो इनोल बनेगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो इसलिए ये अटैक नहीं करेगा, पहले यहीं से बन के वही अटैक करेगा। इसलिए मैंने बोला है जब तक कि सारे कार्बोनिल कंपाउंड का मोनो हेलोजिनेशन नहीं हो जाएगा तब तक डाई हेलोजिनेशन नहीं होगा। किसमें? एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखना, इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस में। एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, बेसिक में हो जाएगा। अभी अपन बात करेंगे कि बेसिक में भी क्यों हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास एल्फा एलो कीटोन बन गया। उसके बाद दूसरा बी मॉलिक्यूल अगर आया तो यहां पर एक साइड पर हो गया। अब जब डाई हेलोजिनेशन होगा तो इंपॉर्टेंट ये है सेम कार्बन पर हो गया, दूसरे पर होगा। तो सेम कार्बन पर नहीं होगा, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप यहां पर इनोल बनाओगे तो इसके माइनस आई की वजह से ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, बट अगर इधर इनोल बनता है तो इसका माइनस आई कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस के साथ माइनस आई कम होता जाता है। तो यहां पर इनोल मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा तो इधर की साइड पे अटैक होगा। तो यहां पर हमारे पास यही सेम चीज बता रखी है कि ये मोर एफिशिएंट है और ये लेस एफिशिएंट है ड्यू टू माइनस आई। तो दूसरा हेलोजिनेशन अगर कराएंगे तो इधर की साइड होगा। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि सक्सेसिव हेलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम विल बी डिफिकल्ट बिकॉज एक्स जो कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है डिक्रीजेज बेसिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये जो है हमारे पास, क्योंकि बेसिसिटी का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, उसको कम कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फॉर डाई हेलोजिनेशन एक्स विल बी गो टू डिफरेंट एल्फा कार्बन। सेम एल्फा कार्बन पर नहीं जाएगा, डिफरेंट पर जाएगा बिकॉज प्रीवियस एल्फा कार्बन विल बी लेस न्यूक्लियोफिलिक। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस पर माइनस आई जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास इसी से रिलेटेड, जैसा कि मैंने बोला एसिडिक मीडियम में अपन किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, NaNO2HCl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर आपको याद हो तो जब हमारे पास एनिलीन दिया होता है तो जब अपन को बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट बनाना होता है तब भी यही आता है ना। तो ये हमारे पास क्या करता है, अगर एसिडिक मीडियम में मैं कीटोन की रिएक्शन कर रहा हूं या एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, तो हमारे पास क्या करता है कि अल्फा कार्बन जो है वहां पर हमारे पास क्या करेगा, CO ग्रुप जनरेट कर देता है। प्रॉपर मैकेनिज्म होती है बट आप यहां से ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में जो प्रोडक्ट बनता है वो इंटरनली बनेगा। तो यहां पर भी और इधर दोनों साइड मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इंटरनल वाला। क्लियर है? प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इंटरनल वाला बनता है। क्लियर है? अब आता है हमारे पास हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम, जिसको आप क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास बता रखा है कि अगर अल्फा हेलो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन मतलब इस CO के साथ में कीटोन ग्रुप हो और कीटोन में क्या हो, CO के साथ अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके साथ अगर मैं X2 प्लस बेस ले लिया, मैंने X2 प्लस क्या ले लिया, हमारे पास बेस ले लिया है, तो ये सेम रिएजेंट जो होता है हमारे पास, अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर रिएक्शन आएगी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको अपन HBDR बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे डियर, है ना। तो वो वाली रिएक्शन जो है वहां पर भी सेम रिएजेंट होता है। तो अगर इसके साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो जो CH3 वाला पार्ट है, अल्फा CH3 जो है वो हेलोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, हेलोफॉर्म। और बाकी का जो हमारे पास पार्ट है वो एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन इसकी
मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो मैकेनिज्म जो कि मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म जब आप देखोगे तो यहां पर देखिए हमारे पास अब जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है वो बेस अटैक कर रहा है, वहां पर एसिड अटैक कर रहा था, तो ये उस हाइड्रोजन के पास जाएगा, उस एल्फा हाइड्रोजन के पास जाएगा जो ज्यादा एसिडिक होगा, इसीलिए लेस हिंडर्ड वाली साइड जाएगा, क्योंकि लेस हिंडर्ड वाली साइड जो है हमारे पास वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा, लेस हिंडर्ड मतलब जहां पर एल्काइल ग्रुप कम है, क्योंकि एल्काइल का प्लस आई लगता है तो जिससे एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? तो अगर लेस एल्काइल ग्रुप कम है तो एसिडिटी ज्यादा रहेगी, तो ये उस हाइड्रोजन के पास जाएगा, उस एल्फा हाइड्रोजन के पास जाएगा जहां पर हिंड्रेंस कम है, तो इधर की साइड गया, तो पहला जो एक्स आया है वो किधर की साइड आया, हमारे पास यहां पर आया। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको एसिडिक मीडियम में बताया कि हमारे पास जो अटैक होता है वो उस साइड होगा, पहला मोनो एलोजिनेशन हो गया, उसके बाद डाई एलोजिनेशन इजीली नहीं होगा जब तक कि हमारे पास सभी मॉलिक्यूल्स का मोनो एलोजिनेशन नहीं हो जाए। पर जब बेसिक मीडियम में ऐसी बात करेंगे अपन तो ऐसा नहीं होने वाला है। बेसिक मीडियम में मोनो एलोजिनेशन के बाद डाई एलोजिनेशन और भी इजीली होगा। क्यों? क्योंकि डाई एलोजिनेशन के केस में अब मुझे जो यहां पर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की बेसिसिटी कम हो जाती है, वो नहीं चाहिए मुझे। अब क्या करना है कि जब यहां पर अटैक हो रहा है, जब हमारे पास मोनो एलोजिनेशन हो रहा है बेसिक मीडियम में, तो पहला स्टेप वो है कि जब OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये प्रॉपर एसिडिक हाइड्रोजन है, बट एसिडिक नेचर तो है इसमें। क्लियर है? तो अब X जब जुड़ गया तो इसके माइनस आई की वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें देखते हैं कि पहले इधर भी अटैक होता है, वो सारी चीजें अपन प्रॉपर मैकेनिज्म में देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास डाई एलोजिनेशन देखिए सेम कार्बन पर होगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा एसिडिक मिल रहा है, देन यहीं पर हुआ। अब जो OH माइनस है वो इस कार्बोनिल कार्बन, पहले भी अटैक हो रहा था बट अब इस कार्बन पर जब अटैक करता है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। पहले हमारे पास ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, इसलिए ये नहीं हो रहा था, बट अभी जब हुआ तो हमारे पास यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा, तो CH3 निकल के CX3 माइनस बन गया। ये यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि मीडियम बेसिक चल रहा है, तो ये RCO माइनस बन गया प्लस CHX3 बन गया। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी अगर जितनी ज्यादा होगी उतना बेसिक मीडियम में क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है? उतना ही क्या होगा, मोर रिएक्टिव रहेगा। ये किसके केस में? जब अपन बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं। एसिडिक मीडियम में तो अपन को जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो फायदेमंद रहता है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास ये चीज बताई हुई है। क्लियर है? देखिए ये हमारे पास, क्योंकि अगर आप जब डाई एलोजिनेशन करवा रहे हो तो यहां से H को निकाल रहे हो और यहां से H को निकाल रहे हो, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है? ये हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहां पर माइनस आई लगा हुआ है। क्लियर? अब आते हैं हमारे पास कि सक्सेसिव एलोजिनेशन इज डिफिकल्ट इन एसिडिक मीडियम, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बट इट इज इजी इन बेसिक मीडियम बिकॉज एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। क्लियर है? यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कि कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप रहता है, तो एल्डिहाइड अकेला एसिड एल्डिहाइड ही ऐसा है जिसमें CH3CO ग्रुप रहेगा, बाकी कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देने वाला है। क्लियर है? हाँ, कीटोन में हमारे पास बहुत सारे कीटोन है बट CH3CO ग्रुप होना चाहिए। एल्कोहल में भी CH3, एल्कोहल में ध्यान रखना, दिमाग में रहता है कि एक कार्बन पर CH3 और OH हो तो हो जाएगा, नहीं, जिस कार्बन पर OH हो उसी पर H भी होना चाहिए। तो मतलब CH और जो CH आप देख रहे हो उस पर OH और CH3 दोनों ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको ये वाला कार्बोनिल ग्रुप पर पहुंच जाओगे और देन रिएक्शन कर देगा। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे पास, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1,3 डाई कीटोन जो है ये भी हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? वहां पर आएगा। उसके अलावा हमारे पास मिथाइल जेम डाइलाइड है, ये भी हमारे पास दे देगा। यहां पर मिथाइल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथाइल। अगर यहां पर मिथाइल की जगह कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा कि जब मैं ये वाली कंडीशन रखूंगा X2OH माइनस, तो OH माइनस से हाइड्रोलिसिस होगा और ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? प्रोडक्ट के लिए क्या करना है आपको? प्रोडक्ट के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास कि जब आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करोगे तो जो CH3 है, यहां पर जिस CH3 की बात कर रहा हूं ये बनाएगा हेलोफॉर्म। क्या बनाएगा? हेलोफॉर्म। और जो हमारे पास बाकी का जो पार्ट है, ये बोल रखा लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट कौन? CH3। हेलोफॉर्म जो मिथाइल है वही तो हमारे पास लिविंग पार्ट है, क्योंकि उधर ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हेलोजन से CH3 में कन्वर्ट हो रहा है और वही रिमूव हो रहा है। तो जो लिविंग पार्ट का हेलोफॉर्म बनेगा, यहाँ पर जो CH3 दे रखा है उसका CH3 बन गया और बाकी का जो पार्ट है उसका क्या बन जाएगा? हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा एसिड का। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ना ही हमारे पास एमाइड ये रिएक्शन देता है। क्लियर है? दोनों ही नहीं देते, क्योंकि दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन जो है एल्फा हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पर OH ये मोर एसिडिक रहेगा, यहाँ पर आएगा। इवन यहाँ पर तो कौन सी रिएक्शन होती है? हैप्पी बर्थडे डियर रिएक्शन है ना। क्लियर है? हैप्पी बर्थडे HBDR। क्लियर? क्या होगा हमारे पास? HBDR, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
ये आपके पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखी चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि अगर ये हमारे पास दे रखा है, यहां पर देखोगे आप ये मिथाइल कीटोन है, तो अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, इंटरनल वाला। तो इंटरनल यहां पर ब्रोमीन लगा है, बट जब आप बेसिक मीडियम में करवा रहे हो तो क्या बताया था कि बेसिक मीडियम में वहां पर रिएक्शन होगी जहां हिंड्रेंस कम है, यानी कि टर्मिनल। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास चला गया CHBr3 में, और बाकी ये वाला जो पार्ट है इसका बन गया हमारे पास एसिड का सॉल्ट। क्लियर है, समझ में आ गई बात? मेरे हिसाब से चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, वो है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल किसको बोलते हैं समझिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है उसको अपन बोलते हैं एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है उसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या जो कीटोन है उसका जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन बनता है। तो एल्डोल क्या होता है हमारे पास, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो ऐसे ही जनरली मैं बोल देता हूं बीटा हाइड्रोक्सी, तो RC डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास आ गया CH, यहां पर H, ये आ गया COH, और यहां पर H या R जो भी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अल्फा ये बीटा, तो ये हमारे पास एल्डोल है। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, H और OH निकलेगा यहां से, और जो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, टेंशन मत लीजिए इधर, RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ गया H और R, जो भी हमारे पास वैलेंसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसका मत कर देखना है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को एल्डोल बोलते हैं, जबकि अल्फा बीटा, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन को क्या बोलते हैं अपन, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। क्लियर, हीट दे रखी है तब अपन एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, अगर हीट नहीं दे रखी, नॉर्मली OH माइनस वगैरह दे रखा है तो कंडेंसेशन नहीं करवाना, ओनली एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। यहां पर डाइल्यूट बेस यूज किया जाता है, बट जब अपन कैनिजारो रिएक्शन बात करेंगे तो वहां पर कंसंट्रेट बेस यूज करते हैं। क्लियर है, यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, क्या है, पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास, प्रोडक्ट में बहुत ही सिंपल है कि आपको करना क्या है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैकेनिज्म में करते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहां पर मिलेंगे आपको। क्लियर है कि आपको करना क्या है, कि एक जो हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप उसका लेना है आपको ऑक्सीजन, और दूसरे का क्या लेना है, अल्फा कार्बन। दो अल्फा कार्बन, यहां से H2 रिमूव करिए और आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, कंडेंसेशन का। बोले सर मुझे कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे तो एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए। तो एल्डोल में क्या करिए, आपको पता है कि एल्डोल क्या होता है हमारे पास, एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी ना, तो यहां से डबल बॉन्ड को हटाइए, बीटा पर हाइड्रोक्सी लगा दीजिए, तो यहां पर लग जाएगा H, यहां पर लग जाएगा OH, तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है, डाइल्यूट बेस यूज किया जाता है हमारे पास, जनरली ये तब यूज करते हैं जब अपन को डिहाइड्रेशन तक रिएक्शन को नहीं लेके जाना हो। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म देखोगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन रहती है, दो इंपॉर्टेंट तरीके की रिएक्शन शो करता है, एक कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा हाइड्रोजन की, अल्फा हाइड्रोजन की। तो ये दोनों ही तरीके की रिएक्शन शो करता है कि दिस रिएक्शन शोज बोथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कौन कौन सी हमारे पास, पहला है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, अगर अपन जब यहां पर एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो डिहाइड्रेशन बेसिक मीडियम में E1 CB मैकेनिज्म से होता है, और डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम में E1 रिएक्शन से होता है। कई बार आपको एल्डोल का रिवर्स प्रोडक्ट भी पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं रेट्रो एल्डोल। क्या बोलते हैं, रेट्रो एल्डोल। क्लियर, ठीक है, यहां पर आपको इस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास बता रखा है कि एक के क्या लेने हैं आपको, दो अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि आपको जब प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट में क्या करोगे कि एल्डोल कंडेंसेशन, एक के दो अल्फा हाइड्रोजन लोगे और दूसरे के क्या लोगे, ऑक्सीजन। क्लियर है, अगर दोनों कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास सेम ही है तो उसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल। क्या बोलते हैं, सिंपल एल्डोल। क्लियर है, या सेल्फ एल्डोल। अगर दोनों अलग अलग है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस एल्डोल। तो यहां पर हमारे पास इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ रोचक पॉइंट्स हैं, तो उनको देखेंगे। हमारे पास सबसे पहला दे रखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। उसका रीजन है क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एल्डोल, ये एल्डोल रिएक्शन है वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास क्या होता है, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एक हो। क्लियर है, दूसरा हमारे पास ये एक है कंपाउंड, ये हमारे पास ऑल्सो डज नॉट गिव एल्डोल। डज नॉट गिव एल्डोल का मतलब ये कि सेल्फ एल्डोल नहीं देगा, सेल्फ एल्डोल या सिंपल एल्डोल, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह नहीं देता। हाँ, क्रॉस एल्डोल दे देता है, क्या दे देगा, क्रॉस एल्डोल दे देगा। क्लियर है, अब आता है हमारे पास क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का क्या रीजन, किसको बोलते हैं अपन ने, मैंने बता दिया कि अगर दोनों कार्बोनिल ग्रुप अलग अलग हो तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। बट जब हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो उस वाले केस में हमारे पास अगर पूछा जाए कि क्रॉस एल्डोल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर लिमिटेड अमाउंट में दे रखा है हमारे पास दोनों का, तो
एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने ही नहीं चाहिए और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन होने, मतलब सिर्फ एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना, मतलब मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, मतलब मोर रिएक्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, जिससे कि जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा यहां पर इनोलेट आयन जो बनता है मैकेनिज्म में, वो उस वाले एल्डिहाइड पर अटैक करे, उस वाले कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करे जो ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जिसका इनोलेट नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर जिसका इनोलेट बन रहा है उसी वही ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो सेल्फ एल्डोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्फ एल्डोल। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करें हमारे पास क्रॉस एल्डोल के मेजर प्रोडक्ट की, तो मेजर प्रोडक्ट वो रहता है जिसमें एनायन क्या हो? मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है? तो बल्कि एनायन हो तो हमारे पास ज्यादा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इनोलेट आयन किसका बनाना है आपको? इनोलेट आयन हमारे पास जनरली मतलब कीटोन को बनाना है जो बल्कि है हमारे पास, सिंपल सी बात है। क्लियर है? यहां पर दे रखा है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास ये चीज दे रखी है, तो ये वाली चीज यहां से हटा देंगे अपन। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि मेजर प्रोडक्ट कैसे पता करोगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉस का मेजर प्रोडक्ट कैसे पता करोगे, तो क्रॉस का मेजर प्रोडक्ट जो है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूक्लियोफिलिक जितना अच्छा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना बेटर है। तो क्या दे रखा है हमारे पास? बल्कि या ब्रांच कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका आपको क्या बनाना है? न्यूक्लियोफाइल बनाना है। उसका आपको क्या बनाना है? न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। और दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करना चाहिए। क्या है हमारे पास? जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर ही अटैक करना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैं यहां पर ऐसे रैंडम ले रहा हूं, और ये लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH। पहली बात तो ये कि अगर मैं ये दोनों एल्डिहाइड लेता हूं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेता हूं, यहां पर एल्डोल रिएक्शन कराऊंगा, तो जो मेजर रिएक्शन होगी वो सेल्फ एल्डोल की होगी। क्यों? क्योंकि इसका इनोलेट जब बनाओगे आप, इसका जब आप इनोलेट बनाओगे तो वो इसी पर अटैक करेगा। वो क्या करेगा? इसी पर अटैक करेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। क्लियर है? बट अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूं कि इन दोनों में से हमारे पास मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये बन गया हमारे पास। और ये जो है इसका मतलब इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। तो जिस पर अटैक हो रहा है उसका ऑक्सीजन जाना चाहिए, और जो अटैक कर रहा है, मतलब जिसका इनोलेट जाता है, उसके अल्फा हाइड्रोजन जाते हैं। तो जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, जो अपन अभी बात कर रहे थे हमारे पास कि ये अल्फा हाइड्रोजन किसके जाते हैं? जिसका इनोलेट बन रहा है। अगर डायरेक्ट रिएक्शन की मैं बात करूं तो जिसका इनोलेट बन रहा है उसके अल्फा हाइड्रोजन जाते हैं, और ये ऑक्सीजन किसके जाते हैं? जिस पर वो अटैक कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर जो मैंने आपको बताया कि कंडीशन फॉर एल्डोल, क्रॉस एल्डोल के लिए, तो ओनली वन कार्बोनिल शुड बी इनोलाइज। अगर दोनों इनोलाइज हो रहे हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहां पर सेल्फ एल्डोल के भी प्रोडक्ट बनेंगे। बट अगर आपको ओनली क्या चाहिए? आपको क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास? ओनली वन कार्बोनिल शुड बी क्या होना चाहिए? इनोलाइज, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा, अदर कार्बोनिल शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, पहली चीज, एंड मस्ट बी मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, की जिस इनोल का, जिस कार्बोनिल कंपाउंड का इनोल बन रहा है उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास एल्डोल आता है वो आता है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में अगर आप मेजर प्रोडक्ट की बात करोगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिंग साइज के बेसिस पर कि 6 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर होगा कब? जब हमारे पास एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनिल ग्रुप दे रखे हो, मतलब दो जगह हमारे पास डाई कीटो ग्रुप हो या एक एल्डिहाइड एक कीटो ग्रुप हो। क्लियर है? तो सबसे पहले रिंग साइज के बेसिस पे देखेंगे, जिसमें 6 मेंबर रिंग बन रही है वो ज्यादा मेजर होगा, देन 5, देन 7। अगर रिंग साइज सेम हो तो देन जो अपन ने क्रॉस में मेजर का कॉन्सेप्ट लगाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो बल्कि वाला है उसका न्यूक्लियोफाइल, उसके मतलब क्या जाएंगे? H, और जो मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल उसका क्या जाएगा? ऑक्सीजन, वो हमारे पास मेजर होगा। क्लियर है? नाइट्रोएल्डोल है, नाइट्रोएल्डोल में भी हमारे पास सेम ही होता है, क्योंकि यहां पर भी अपन को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होगा। ये NO2 है, इसका भी -M लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है एसिडिक है। तो सेम चीज यहां पर भी करेंगे, क्या कि इसका ऑक्सीजन जाएगा और इसके अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? PH, ये बन गया C, यहाँ पर H, इसके दोनों ऑक्सीजन गए, इसका दोनों हाइड्रोजन गए, तो ये बन गया CH, और यहाँ पर आ गया NO2। ये हमारे पास बन गया नाइट्रोएल्डोल का प्रोडक्ट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से दो अल्फा हाइड्रोजन गए। क्लियर?
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास नाइट्रोएल्डोल, तो नाइट्रोएल्डोल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर अपन वी यूज RO माइनस रेदर देन KOH या NaOH। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, साइनाइड दे रखा है, और साइनाइड का अगर आप बेसिक मीडियम इसको दे दिया, डाइल्यूट बेसिक मीडियम, तो ये उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देगा और एमाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए अपन RO माइनस यूज करते हैं, और यहाँ पर रिएक्शन सेम ही तरीके से होगी, रिएक्शन में कुछ भी नहीं है कि वही एल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, क्योंकि CN का भी स्ट्रॉन्ग माइनस एम होता है, तो यहाँ से H चला जाएगा, तो ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3, और ये क्या बन गया हमारे पास? C, यहाँ पर आ गया CN, और इसके दोनों हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, तो ये गया डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ गया PH, ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है हमारे पास पर्किंग रिएक्शन, ये एडवांस वालों को बहुत 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 ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों बट पसंद है। क्लियर है? तो पर्किंग रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? बेंजेल्डिहाइड, या तो बेंजेल्डिहाइड होगा या इसका डेरिवेटिव भी हो सकता है। हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है, वो एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, तो यहां पर भी एसिटेट आयन ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिटेट आयन। अगर यहां पर मान लीजिए इथे मतलब एसिटेट की जगह क्या हुआ हमारे पास, सॉरी, अगर हमारे पास इथेनोइक एनहाइड्राइड की जगह प्रोपोनिक एनहाइड्राइड होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोपोनेट आयन होगा। क्या होगा? प्रोपोनेट आयन। क्लियर है? तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सिनेमिक एसिड बनता है, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, PHCH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बनेगा हमारे पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पास क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है कि क्लेजन कंडेंसेशन में जो हमारे पास होता है एस्टर के साथ रिएक्शन होती है, सेम इसी तरीके की रिएक्शन है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस्टर में हमारे पास जो OR ग्रुप है, वही OR ग्रुप यहां पर होना चाहिए। वही OR ग्रुप कहां पर होना चाहिए? इधर होना चाहिए हमारे पास, सेम टू सेम। यहां पर देखो C2H5O- है, और यहां पर जिसके साथ दूसरा हमारे पास जो एस्टर आ रहा है, दूसरा हमारे पास जो एस्टर आ रहा है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। यहां पर जो एग्जांपल है वो क्रॉस वाला दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है? क्रॉस वाला। ये एक एल्डोल है, सॉरी, ये एक हमारे पास एस्टर है, ये हमारे पास एक एस्टर है। फिर से बोल देता हूं, क्लेजन कंडेंसेशन भी है, सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन भी होता है, क्रॉस वाला भी होता है। सेल्फ में हमारे पास क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एस्टर लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया OC2H5, मान लेता हूं मैंने ये लिया, तो इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो हमारे पास किसके साथ रिएक्शन होगी? यहाँ पर रिएक्शन होगी हमारे पास C2H5O-। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि C2H5O- और यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप है ये सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होता है कि एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनना, तो ये लिविंग ग्रुप निकल के मान लीजिए यहाँ पर CH3 हुआ, OCH3, तो OCH3 लग जाएगा, क्योंकि अटैक यहाँ पर होता है बार बार, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर भी अटैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। अगर ये अलग हुआ तो यहाँ पर अलग एस्टर बन जाएगा, अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, बट अगर ये यही हुआ तो वापस से यही रिएक्शन होती जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो है इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? बीटा कीटो एस्टर। क्या बनेगा? बीटा कीटो एस्टर। यहां पर भी बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा हमारे पास, इस वाले में भी क्या बन जाएगा? बीटा कीटो एस्टर। क्लियर है? दोनों में हमारे पास सेम ही चीज बनती है। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा हमारे पास अटैक करने। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है कैनिजारो। सेम जो क्लेजन कंडेंसेशन, उसमें भी हमारे पास सेल्फ, क्रॉस, इंट्रा तीनों ही होते हैं। सेम तरीका हमारे पास जैसा अपन ने एल्डोल में किया। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये इजी रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है। क्लियर है? तो अगर मैं कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन के डिफरेंशिएट करना चाहूं तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जबकि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट था, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी था। क्लियर है? तो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो कंसंट्रेट बेस, वहां पर डाइल्यूट बेस था, यहां पर किसके साथ होगा? कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो एक क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि कैनिजारो रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन, रेडॉक्स, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है। ये रेडॉक्स है, इसके फिर अलग अलग आते हैं, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैनिजारो रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, सही बात है। कैनिजारो रिएक्शन इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, वो भी सही बात है। क्लियर है? मतलब रेडॉक्स रिएक्शन इज द पेरेंट नेम ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये बता दिया हमारे पास। अब यहां पर क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो, सेम ही एलिमेंट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जो एलिमेंट है जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, थोड़ा फिजिकल बोल रहा हूं मैं, तो सेम उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट साइड में सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? अल्कोहल होगा। एंड वन वाइल अनदर इज
ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट नहीं होता है कार्बोक्सिलिक, अच्छा लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बनता है? क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड दे रखा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेट NH दिया, इसका जब अपन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल की तरफ जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाओगे, तो वही सेम चीज है, रिडक्शन किया एल्कोहल की तरफ गए, ऑक्सीडेशन किया तो एसिड के पास पहुंच गए, उसका सॉल्ट बन गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करोगे हमारे पास तो HCHO का होल ट्वाइस और OH माइनस आता है हमारे पास, तो ऑर्डर हो गया 3। अगर बहुत ज्यादा बेस की कंसंट्रेशन दे रखी है तो ऑर्डर 4 माना जाता है हमारे पास। क्लियर है? यहां पर RDS जो रहता है वो रहता है हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफर। तो अब पॉइंट ये आता है कि जब आपको अगर मैकेनिज्म प्रॉपर्ली याद है तो वहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर में ये नहीं रहेंगे OH माइनस वगैरह, या ये नहीं रहेगा, हमारे OH माइनस नहीं रहता है, तो ये यहां पर कैसे आए, बट वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम वाला, तो वहां से वो पॉइंट निकल के आता है। आपको सिंपल ये दिमाग में रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर 3 होता है, जिसमें कार्बोनिल की पावर 2 और बेस की पावर 1। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैनिजारो हाइड्राइड ट्रांसफर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हाइड्राइड निकलता है तो एनायन बनता है और एनायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है, जबकि डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? डिस्टेबलाइज। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर निकल के आएगा हमारे पास कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, मतलब यहां पर CH दे रखा है या CD बॉन्ड दे रखा है, जो एल्डिहाइड कीटोन है जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो वो मैटर करेगा, वो हमारे पास मैटर करेगा। अब यहां पर निकल के एक बात आती है कि जब मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो उसके लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो आइसोटोपिक प्रोडक्ट, कोई भी दे रखा हो आपके पास, HCOH दे रखा है, DCOD दे रखा है, TCOT दे रखा है, उसकी रिएक्शन KOH H2O के साथ, KOD D2O के साथ, KOT T2O के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन हो, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखोगे सारे हो जाएंगे। क्या दे रखा है? एल्कोहल जो बनेगा उसमें ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन आएगा वो सॉल्वेंट से आता है, यानी कि अगर H2O दे रखा है तो H जुड़ेगा एल्कोहल में, ऑक्सीजन के साथ जो आ रहा है, बाकी जो कार्बन के साथ है वो तो पहले वाले ही हैं जो भी है, मतलब अगर यहां पर दे रखा है हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन कराई उसने KOD और यहां पर क्या दे रखा है OD माइनस, तो इसका मतलब यह है कि जब इसका एल्कोहल बनेगा तो CH2, क्योंकि ये H तो वो है जो पहले से जुड़े हुए हैं, यहां पर आएगा OD क्योंकि सॉल्वेंट में क्या है D है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये पॉइंट बोल रहा हूं मैं। और एल्कोहल के पास जो एक्स्ट्रा H आता है वो कार्बोनिल कार्बन का ही रहेगा, कार्बोनिल कार्बन से ही आएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास है। क्लियर? नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास? अच्छा यहां पर एक पॉइंट और दे रखा है, इफ कार्बोनिल कंपाउंड प्लस कंसंट्रेट बेस दे रखा है और जो हमारे पास गिवन कंपाउंड उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। अब पॉइंट ये कि अल्फा हाइड्रोजन अगर हो तो एल्डोल होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो कैनिजार होता है। तो अगर बेस कंसंट्रेट दे रखा है तो दिमाग में जाता है कि कैनिजार होगी, बट अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो पहले एल्डोल करवाओगे जब तक कि वो अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए, और जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा देन आपको कैनिजारो कराना है, क्योंकि कंसंट्रेट बेस दे रखा है। तो इफ कार्बोनिल कंपाउंड प्लस कंसंट्रेट बेस गिवन देन कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन, देन फर्स्ट एल्डोल होगी जब तक अल्फा हाइड्रोजन है, देन कैनिजारो रिएक्शन होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? वही सेम चीज, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, यहां पर डायरेक्टली आप कर सकते हो। मेजर प्रोडक्ट किसका होगा? जो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर हमारे पास देखो HCHO PHCOH दे रखा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन ने रिएक्टिविटी पढ़ी है, ये ज्यादा रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन, इसका सॉल्ट बन गया, इसका रिडक्शन, इसका एल्कोहल बन गया। तो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है रोचक पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मेजर प्रोडक्ट अगर आपको पता करना, क्रॉस का प्रोडक्ट पता करना है, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जो स्मॉल एल्डिहाइड है उसका क्या होगा? स्मॉल कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्लियर है? अदर का क्या हो जाएगा हमारे पास? रिडक्शन, जो लेस रिएक्टिव है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में हमारे पास एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अपन अभी बात कर रहे थे कैनिजारो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहता है? 3। इंट्रामोलिकुलर का रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा हमारे पास? 2 रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड की जो पावर अपन ने 2 की थी, यहाँ पर एक ही एल्डिहाइड है उसी की पावर लगनी है 1, तो पावर कितनी आएगी हमारे पास? 2 आएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2। बेंजोइन कंडेंसेशन जो हमारे पास है, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर अपन रिएक्शन कराते हैं हमारे पास एल्कोहलिक KCN के साथ, अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? मेन से रिलेटेड नहीं है, एडवांस से रिलेटेड है डायरेक्टली, और ये आपको प्रॉपर मैकेनिज्म से बात समझ में आती है। क्लियर कि ये हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बनता है। क्लियर? इससे रिलेटेड हमारे पास एक रिएक्शन और है कैनिजारो रिएक्शन से, वो है टिसेनको रिएक्शन। सेम कैनिजारो टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पर भी हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, तो ये एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन AlOR का होल थ्राइस के साथ, अगर AlCl3 के साथ ये दे रखी है, मतलब Al
और एल्कोक्साइड दे रखा है, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड दे रखा है हमारे पास। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि टिसेनको रिएक्शन उसमें कैनिजारो सॉरी टिसेनको रिएक्शन में एस्टर प्रोडक्ट बनता है, कैनिजारो में एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। विटिंग रिएक्शन जो है आप इसको दो तरीके मतलब दो जगह पढ़ सकते हो, चाहे तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ सकते हो चाहे एल्डिहाइड कीटोन में भी। तो क्या होता है हमारे पास, यहां पर हमारे पास जैसे हमारे पास मतलब किस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो कि P डबल बॉन्ड O और यहां पर मान लीजिए CH3 या जो भी है आपके पास PPH का होल थ्राइस या PCl3 है, POCl3 जैसा आप दिमाग में रखते हो, P डबल बॉन्ड O Cl तो इसी तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट है PPH का होल थ्राइस और यहां पर एल्कीन दे रखा है। तो इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ करा रहे हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो क्या करना है आपको, PO PH का होल थ्राइस निकल जाएगा हमारे पास और बाकी का हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन। एल्किन जो बन रहा है वो E और Z दोनों बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कब मेजर बनेगा, मेंस में नहीं पूछा जाएगा मेजर माइनर वाला, बट एडवांस में पूछा जा सकता है। तो सिंपल है कि अगर हमारे पास यहां पर जो ये दे रखा है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है CH के साथ, ये जो CH है इस कार्बन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, Z। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है तो हमारे पास क्या बनेगा, Z। जैसे यहां पर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 वगैरह। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे कि CHO या मतलब NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो उस वाले केस में हमारे पास मेजर क्या बनेगा, E फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टिसिनको रिएक्शन, वो हो गई हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है 1 से 2। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पॉप-ऑफ रूल है। अगर मैं नॉर्मली एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि उसमें H रहता है, तो ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बट अगर अपन बात करें यहां पर किसकी, कीटोन्स की, तो कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 दे रखा हो या K2Cr2O7 दे रखा हो और उसके साथ क्या दे रखी हो, स्ट्रॉन्ग हीट करे, तो वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। उसके लिए पॉप ऑफ रूल यूज होता है। पॉप ऑफ रूल क्या बोलता है कि जो CO कार्बन है, CO कार्बन उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो उसके साथ जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो CO ग्रुप रिमेन्स विद एल्काइल ग्रुप व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन। इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सेम देन CO ग्रुप रिमेन्स विद एल्काइल ग्रुप व्हिच हैज लेस अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करूं आपसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहां पर 2 कार्बन या 1 कार्बन, तो ये CO यहां से जाएगा, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपको एसिडी दोनों। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियस है इंपॉर्टेंट होगा ही हमारे पास। तो अगर मैं इससे रिलेटेड बात करूं हमारे पास, तो यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय परऑक्सी एसिड्स। परऑक्सी एसिड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे RCO3H दे दिया, क्या दे दिया, RCO3H। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, CO2H नहीं बोल रहा, RCO3, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है MCPB है, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है, ये हमारे पास है। तो ये क्या करता है, हमारे पास जो भी कीटोन या एल्डिहाइड दे रखा है उसमें कार्बोनिल और एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देगा, जैसे यहां पर किया। पॉइंट यह है कि सर यहां पर ऑक्सीजन इधर इंसर्ट किया आपने, इधर भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बट वो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और माइग्रेटिंग टेंडेंसी क्या है, H की सबसे ज्यादा, देन टर्सरी, देन सेकेंडरी, और उसके बाद पीएच, देन प्राइमरी और 1 डिग्री। क्लियर है, सिंपल, पहला हाइड्रोजन, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, उसके बाद पीएच, और फिर 1 डिग्री और मिथाइल आ गया। इंसर्ट ऑक्सीजन बिटवीन CO एंड ग्रुप विच हैव मोर माइग्रेटिंग टेंडेंसी, उससे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हो। ऑक्सीडेशन बाय SeO2 से अपन जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमारे पास, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो। मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है जो हमारे पास कैसा है, आप देखोगे कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है वो एसिमेट्रिक कीटोन है। करता क्या है हमारे पास कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप रहता है C डबल बॉन्ड O, उसके पास वाले कार्बन को ये क्या कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। मतलब SeO2 अगर दे रखा है तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, डाइकीटोन बना देगा। क्लियर है। अगर एसिमेट्रिक दे रखा है तो इंटरनल वाला जो है वो मेजर बनेगा। यहाँ पर भी बन सकता था बट वो माइनर रहेगा, इंटरनल वाला मेजर रहेगा। अब आते हैं हमारे पास टेस्ट। तो टेस्ट में हमारे पास जो पहला टेस्ट आता है वो आता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट जो होता है हमारे पास वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए रहता है। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव दिस टेस्ट। क्लियर है। 2,4-DNP टेस्ट जो है एल्डिहाइड कीटोन सभी ग्रुप देंगे, जिनमें भी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वो सब देंगे, येलो कलर आता है हमारे पास। क्लियर है। देन आता है टोलन टेस्ट। टोलन होता क्या है हमारे पास, टोलेंस रिएजेंट होता क्या है, टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस रहता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पर Ag का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। क्या होता है, +1। क्लियर है। और जब इसकी रिएक्शन होगी तो +1 से यहाँ पर किस में जाएगा, 0 में।
+1 से किस में जाता है, Ag 0 में। क्लियर है? तो +1 से 0 में सेम चीज मैं आपको बात करूंगा जब अपन किसकी बात करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन भी कॉपर जो है +2 से +1 में, यानी कि एक ही ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आता है। ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि रिलेट कर सकते हो कि चाहे टोलन में बात हो चाहे फेलिंग में बात हो, जो रिएजेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में एक का ही चेंज आता है। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनको ऑक्सीडाइज करेंगे क्योंकि खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन आ गया, तो एल्डिहाइड ही है, मतलब कीटोन नहीं है। एल्डिहाइड को क्या कर देंगे, यहां पर हमारे पास ऑक्सीडाइज कर देंगे, सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया और खुद Ag में चला जाएगा, सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट नहीं, हमारे पास क्या बन जाएगा, मिरर, सिल्वर मिरर बोल देते हैं इसको। क्लियर है? कौन कौन देता है हमारे पास, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड सब टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव देंगे। कीटोन जो है सबके सब नेगेटिव देते हैं एक्सेप्ट एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो पॉजिटिव देते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर एल्फा, ये एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रखा है, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में हमारे पास कौन कौन सा, COCH2OH, अगर CO के साथ में जो पास वाला कार्बन है जो एल्फा है जिस पर हमारे पास OH जुड़ा, उसके पास हाइड्रोजन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर टर्मिनल वाला है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर टर्मिनल वाला नहीं है, इंटरनल वाला है, तो भी उसके पास H होना चाहिए क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर उसके पास H नहीं है, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया RC, यहाँ पर R और यहाँ पर दे रखा OH, ये दे दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दे दिया R डैश, इसके साथ टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R, यहाँ R, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बारे में है कि कौन कौन देता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पॉइंट्स लेके आया हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये टॉलरेंस रिएजेंट नहीं देता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फॉर्मिक एसिड है वो देता है क्योंकि उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है? हेमीएसिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेमीएसिटल सबके सब देंगे, हेमीएसिटल टॉलरेंस रिएजेंट देते हैं। क्लियर है? हेमीकीटेल भी दे, हेमीकीटेल जो हमारे पास वो नेगेटिव देते हैं। क्लियर है? कैटेकोल जो है हमारे पास वो भी क्या देता है, हमारे पास पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। कैटेकोल ये होता है क्योंकि यहाँ पर टोटोमेरिज्म के थ्रू एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। क्लियर है? फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन जो है वो भी हमारे पास क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्लियर है? टर्मिनल एल्काइन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? व्हाइट पीपीटी बनती है हमारे पास, वहां पर सिल्वर मिलर आता है, यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बनेगी। नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास दो पार्ट रहते हैं, एक है फेलिंग ए, फेलिंग बी, ये भी पूछा हुआ है। फेलिंग ए किसका होता है, फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, और फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के H हटा के K और Na लगा दीजिए। क्लियर है? यहाँ पर जो फेलिंग सॉल्यूशन है वहां पर कॉपर किस में रहता है, +2 में रहता है, और +2 से किस में जाता है, +1 में, जैसा कि मैंने आपको बताया रेड पीपीटी बनती है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमीएसिटल, फॉर्मिक एसिड गिव दिस टेस्ट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कीटोन तो नहीं देंगे, कीटोन तो हमारे पास कौन सा नहीं देते थे, टॉलन भी नहीं देते थे, बट यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी ये टेस्ट नेगेटिव देते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, फेलिंग फेल हो जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड पर, जबकि टोलन हमारे पास पॉजिटिव देता है। टोलन सभी के सभी एल्डिहाइड के साथ देगा, बट फेलिंग जो है वो फेल हो जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। क्लियर? इस तरीके से आप दिमाग में चाहो तो याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास सेम एज फेलिंग सॉल्यूशन ही है, जैसे फेलिंग देता था वैसे टेस्ट देगा। क्लियर है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो ए है वो भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 है, बी है जो है सोडियम सिट्रेट प्लस NaOH। क्लियर है? यहां पर भी हमारे पास क्या होता है, Cu2 प्लस से Cu2O+1 ही बनाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो सब ये हमारे पास रिएक्शन देने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट हमारे पास क्या होता है कि जब अपन रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर पैरा रोसेलाइन हाइड्रोक्लोराइड दे रखा है, जब इसकी रिएक्शन SO2 के साथ कराते हैं, ये हमारे पास रहता है मेजेंटा कलर का, तो जब इसकी रिएक्शन SO2 के साथ कराते हैं तो हमारे पास सिफ रिएजेंट बनता है। और सिफ रिएजेंट का जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, कलरलेस। उसकी रिएक्शन जब अपन एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका मतलब वहां पर प्रोडक्ट में सॉल्यूशन में हमारे पास पिंक कलर आ जाएगा। तो अगर कलरलेस से पिंक कलर मिल रहा है इसका मतलब सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव है। क्लियर है? लास्ट हमारे पास है रिएक्शन विद HgCl2 और HgCl2। तो यहाँ पर Hg2Cl2 के साथ +2 से +1 में चला जाएगा, जब +1 वाला ये मर्क्यूरस है ये रिएक्ट करेगा तो Hg बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है? इसी के साथ हमारे पास ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आप अच्छा होमवर्क में आपके पास PYQ है, आई होप आपने अभी तक PYQ कर लिए होंगे। क्लियर? और उसके अलावा शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप इससे, और बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें कुछ रिएक्शंस मिसिंग है आपको, कुछ जो प्योरली एडवांस में है, जो कि अभी हाल फिलहाल नहीं आ रही है, ठीक है, बट वो मैंने एडवांस वाली कुछ रिएक्शंस यहाँ पर नहीं लिए, एक दो रिएक्शन ही है। उसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है
जैसे हमारे पास यूरोट्रोपिन वगैरह बनते हैं, वो वाली रिएक्शन से वो नहीं, क्योंकि वो प्योरली याद करने वाली बात है, तो वो आपको जो भी आपके नोट्स है वहां से पढ़ सकते हो आप, उसमें रिवाइज कराने जैसा कुछ नहीं है, वो आपको बार बार रिवाइज खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप इस सेशन का फायदा उठाएंगे, और अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट 1 आवर 15 मिनट्स में रिवाइज करना है इंक्लूडिंग थैंक यू, तो आप इस लेक्चर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।